बच्चों, तो आज हम लोग देखते हैं लाइट का पार्ट 2 यानी रिफ्रैक्शन। अगर आप लोगों ने रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा है या नहीं रिवाइज किया है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। तो देखो रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रही होती है और बाउंड्री से ही बाउंस बैक हो जाती है, सेम मीडियम में चली जाती है, इसी फिनोमेनन को हम लोगों ने रिफ्लेक्शन बोला था। बट रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव कर जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, इसी फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब होता क्या है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो ये अपने पाथ से डेविएट भी हो जाती है, जस्ट बिकॉज चेंज इन स्पीड। ठीक है, तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है और अपने पाथ से डेविएट हो जा रही है, इसी फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सिंपल क्या है, it is a bending of light when it passes from one medium to another. So refraction is the phenomenon of bending of light when it passes from one medium to another. और मीडियम जो है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम इसको ऑप्टिकल डेंसिटी के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकली डेंसर रेयरर मीडियम क्या होता है ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर रही है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, और इसी फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इट अकर्स जस्ट बिकॉज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड लाइट की चेंज हो जाती है, इसी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, पेंसिल अपीयर्स बेंड इन वाइट। हम लोगों ने देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक ग्लास में वाटर फिल करना, ट्रांसपेरेंट ग्लास रखना, उसके अंदर एक पेंसिल डालोगे तो आपको दिखेगा कि वो थोड़ी सी बेंड हो गई है, बट एक्चुअली में पेंसिल बेंड नहीं हुई है। ये किसकी वजह से हमको दिख रहा है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्वाइन जो होता है वो स्लाइटली अपीयर अप होता है अगर हमने किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में रख के देख लेना। ठीक है, या ग्लास में रख के देखना, आप जब ऊपर से देखोगे उसको, ठीक है, अपर साइड से देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा कि जो क्वाइन है वो स्लाइटली अपलिफ्ट है। तो क्वाइन इन वाटर अपीयर्स रेस्ड जस्ट बिकॉज, ये किस वजह से हो रहा है या किस वजह से दिख रहा है हमको, दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन सिंपल है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, इसी फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो डेविएशन होता है ये टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, ये डिपेंड करता है किस पे, सेकंड वाले मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी पे। जैसे अगर लाइट वाटर से ग्लास में जा रही होगी तो उस कंडीशन में लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। अगर लाइट वाटर से एयर में जा रही होगी तो उस कंडीशन में अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या है ये चीज क्लियर हो गई, डेफिनेशन, और किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी हैं। इसके भी दो लॉ होते हैं। पहला क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सभी क्या होने चाहिए, एक ही मीडियम में लाई करने चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल मस्ट बी लाई इन द सेम प्लेन, और यहां पे रिफ्लेक्टेड की जगह पे हम रिफ्रैक्टेड रे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल मस्ट बी लाई इन द सेम प्लेन। एंड द सेकेंड वन इज साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी उसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है कि ये लाइट है, इंसिडेंट रे आ रही है, क्या हुआ, ये बेंड हुई। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था जिसको हम लोग बोल रहे थे क्या, नॉर्मल। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, लॉज भी बहुत सिंपल है। एक लॉ तो हमने याद किया हुआ है, वहां से हमें केवल क्या करना है, मॉडिफाई कर देना है, रिफ्लेक्टेड की जगह पे रिफ्रैक्टेड रख देना है। और सेकंड क्या है, स्नेल्स लॉ है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट, स्नेल्स लॉ थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो देखो स्टेटमेंट क्या है स्नेल्स लॉ का, कि जब भी लाइट
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है तो अपने पाथ से बेंड होती है, ये तो रिफ्रैक्शन है ही। अब जो बेंडिंग होता है उसमें भी कुछ एंगल्स होते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। जब दोनों का हम रेशियो लेंगे साइन के साथ में तो वो हमेशा कांस्टेंट बनता है। तो क्या स्टेटमेंट है, व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine angle of refraction is constant and that constant is known as refractive index. Clear है? So the ratio of sine angle of incidence to the sine angle of refraction is constant, और इसका अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो हम लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसको हम लोगों ने लिखा म्यू टू वन। अब ये म्यू टू वन क्या है, तो ये जो म्यू है यही इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। टू वन क्या है, लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है। ठीक, नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि उनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट रेशियो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो जरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन भी देखते हैं। So refractive index is basically the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. अब देखो कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब हमसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा तो हम एक तो वैक्यूम लेके चलेंगे और दूसरा मीडियम लेके चलेंगे। जब हमसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता है तो हम बोलेंगे वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ध्यान रखना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो। जब हमसे पूछेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम बोलेंगे वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड थी और जो मीडियम में लाइट की स्पीड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन बना n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ये n क्या है, यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब कहीं कहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा होता है म्यू, कहीं कहीं पे इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, म्यू और n दोनों ही किसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। अब हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब स्पीड कैसी होगी लाइट की, स्लो, यानी लोअर द स्पीड ऑफ लाइट। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का उतनी ही कम स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी। क्लियर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये चीज क्लियर हो गई। स्नेल्स लॉ ये भी हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है, कोई भी यूनिट नहीं है, नो यूनिट। क्यों, क्योंकि देखो सेम क्वांटिटी का रेशियो है ना, स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, ये भी क्या है मीडियम में भी सेम है मीटर पर सेकेंड, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, कोई भी यूनिट नहीं है, यानी इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें ऑप्शंस होंगे मीटर पर सेकेंड, मीटर, सेकेंड और नो यूनिट और डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन बाय ए स्फेरिकल लेंस। अब देखो स्फेरिकल लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव सरफेस होता है। ठीक है, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कुछ इस तरीके का, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, और ये हम लोग कुछ इस तरीके का लेंस बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। तो ये है कॉनकेव और ये वाला है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब ये लेंस बनते कैसे हैं, तो हम क्या करते हैं, दो स्फीयर लेके चलते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, एक स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर ये है, इनका इंटरसेक्शन हुआ तो ये क्या बन गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो हम लोगों ने लेंस बनाया ये दो स्फीयर से बना है। ठीक है, तो इस वाले स्फीयर का अपना रेडियस होगा, इस वाले स्फीयर का अपना रेडियस होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं हम लोग C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब जब हम कुछ इस तरीके से ट्रांसपेरेंट ग्लास को रखते हैं तो ये जो इंटरसेक्शन बनता है ये हमारा बन गया कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लेंस को फ्रेम करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग क्यों, क्योंकि ये लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर रहा होता है। डाइवर्जिंग का मतलब लाइट को अगर पैरेलल आ रही है तो उनको पैरेलल ना करके वो उनको डाइवर्ट कर देगा। ठीक है, तो लेंस कॉन्वेक्स लेंस इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कॉनकेव लेंस इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग के नाम से भी क्वेश्चन बना देता है, तो ये चीज हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस।
अब कॉन्वेक्स लेंस में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस बन जाते हैं ऑब्जेक्ट को रखने के, इसलिए इसके पास में कई सारे लोकेशंस हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे रख रहे हैं। पहला इन्फिनिटी पे रखे हैं, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। हमने पढ़ा है कि जब भी लाइट रे, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होंगी, एक पॉइंट से पास होंगी, और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, ठीक है। जब भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर के अलॉन्ग आती हैं तो वो बिना डेविएट हुए क्या होती हैं, स्ट्रेट मूव कर जाती हैं, ठीक है। जब भी लाइट रे फोकस से पास होंगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाएंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। ये रूल्स हैं, ये हमने पढ़े हुए हैं, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कवर अप करते हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड इमेज बनता है। कैसा नेचर होता है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। नेक्स्ट है बियॉन्ड 2f। 2f का मतलब क्या हो गया, तो हमको पता है कि अगर ये लेंस है हमारा, ये अगर फोकस है f1, तो ये क्या होगा हमारा c1। अब ये जो पूरा डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इसी को हम लोग बोल रहे हैं 2f1। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है, इसलिए हम लोग इसको 2f बोल रहे हैं। तो बियॉन्ड 2f1 होगा तो उस कंडीशन में इमेज कहां बनेगी, बिटवीन f2 एंड 2f2, ठीक है। यानी अगर मान लो ऑब्जेक्ट हमारा यहां है कहीं, ठीक है, ये हो गया हमारा c1, ये हो गया f1, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इधर कहीं बनेगी, ठीक है। तो ये f2 हो गया और ये वाला पॉइंट हमारा 2f2 है, तो इनके बीच में कहीं बनेगा, ठीक है। डिमिनिश्ड होगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। इसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट एट 2f1 होगा तो इमेज कहां बनेगा, 2f2 बनेगा। याद करो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां बनती है, उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी। सेम साइज का बनेगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। बिटवीन f1 एंड 2f2, f1, तो उस कंडीशन में बियॉन्ड 2f2 इनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। एट f1 इन्फिनिटी पे बनेगा, हाईली इनलार्ज, रियल इन्वर्टेड। तो ये देखो जो 5 केसेस हैं इनमें कैसा बन रहा है, रियल इन्वर्टेड। यानी ऑब्जेक्ट अभी तक कहां रखा था, f1 के पहले, बिफोर f1, चाहे इन्फिनिटी हो, चाहे 2f1 हो, चाहे बिटवीन f2 f1 हो, तो हर कंडीशन में इमेज कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा, पोल यानी ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में, तो उस कंडीशन में उसकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट, इनलार्ज, और वो भी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था, कॉन्केव मिरर में अगर f1 के पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहां बनती थी, रियल और इन्वर्टेड। लेकिन जैसे ही f1 और पोल के बीच में आ जाता था, यानी फोकस और पोल के बीच में, तो वर्चुअल और इरेक्ट बन जाता था। इसी तरीके से यहां भी है, जब तक f1 के पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इमेज कहां बन रही है, कैसी बन रही है, रियल इन्वर्टेड। जैसे ही बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर आ जाएगा, इमेज कैसी बनेगी हमारी, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन है बाई कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, कॉन्केव लेंस की। तो देखो कॉन्केव लेंस में बस 2 पोजीशन बनती है, पहला इन्फिनिटी और दूसरा एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस। तो जब इन्फिनिटी पे होता है तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट कहां, इमेज कहां बनेगा, फोकस पे ही बनेगा, ठीक है, एट f1। तो कुछ इस तरीके से हमारा लेंस है, ठीक है। ये लाइट रे आ रही है, इन्फिनिटी से पैरेलल आ रही है, तो हमको पता है डाइवर्जिंग है, तो ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। तो डाइवर्ज करेगा तो इसको हम लोग रिट्रेस करेंगे, यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी, ये कहाँ होगा, f1 पे बनेगी, ठीक है। तो इसकी इमेज कहाँ बनती है, f1 पे, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट। अब देखो ध्यान दोगे तो इसमें दोनों ही केस में कैसा बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो कॉन्केव लेंस हमेशा कैसा बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में रियल इन्वर्टेड भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है एक केस में, ठीक है। तो ये क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब इंपॉर्टेंट है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कहीं कहीं पे आपको दिखेगा ये 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लेके चलते हैं, क्यों, क्योंकि हम इसको साइन कन्वेंशन के साथ में रखते हैं हमेशा। तो ये याद रखना, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/u।
और जो भी वैल्यू पुट करोगे वो साइन कन्वेंशन के साथ में ही पुट करोगे। साइन कन्वेंशन सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर कुछ लेंस हमारा इस तरीके से रखा है तो ये वाले डिस्टेंसेस मतलब इधर के डिस्टेंसेस पॉजिटिव और इधर के डिस्टेंसेस नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके नीचे नेगेटिव, ठीक है। तो जरा ध्यान दो, तो देखो ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस इधर आता था, यानी फोकस इधर है तो ये हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। इमेज एक कंडीशन में कैसा बन रहा था, केवल वर्चुअल और रिरेक्ट, बाकी सब में कैसा था, रियल इन्वर्टेड, ठीक। अगर इसी तरीके से हम बात करें किसकी, कॉनकेव लेंस की, तो इसका फोकस इधर आता है तो ये फोकस कैसा होगा इसका, निगेटिव। तो ये चीज याद रखना कि इसमें फोकस फोकल लेंथ पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे f क्या फोकल लेंथ है, v क्या डिस्टेंस ऑफ इमेज और u क्या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डेरिवेशन कोर्स में नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन, जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था मैग्निफिकेशन, क्या फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का, -v/u, ठीक है। तो उसमें था हमारा -v/u। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे आ जाएगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू प्लस v/u, ठीक है। सो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या होता है, v/u। साइन कन्वेंशन के साथ में सारी वैल्यूज पुट करेंगे हम, ठीक है। सो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। वैसे भी मैग्निफिकेशन था क्या, तो मैग्निफिकेशन तो यही था ना, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। सो फॉर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन इमेज कैसा होगा, इरेक्ट इमेज, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ये चीज ध्यान रखना कि अगर हम पॉजिटिव मैग्निफिकेशन लेके चल रहे हैं तो इमेज इरेक्ट और इरेक्ट इमेज बनेगा, और अगर नेगेटिव मैग्निफिकेशन आ रहा है तो इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अब ये जो फॉर्मूले हैं ये हमारे न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करता है। तो दो ही तो फॉर्मूला मिला यहाँ से, एक तो हमको मिला क्या, लेंस फॉर्मूला 1/c इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और दूसरा हमको मिला मैग्निफिकेशन का हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। तो दोनों को कंबाइन करके लेके चलोगे तो कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पावर ऑफ लेंस, देखो पावर क्या होता है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ पे, मिरर में। तो पावर ऑफ लेंस भी क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। अब इसमें जो फोकल लेंथ हम लोग रखते हैं वो हमेशा मीटर में रखते हैं, ठीक है। सो पावर इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। f किस में रखेंगे हम लोग, मीटर में, इसकी यूनिट क्या होती है, डायप्टर, ठीक है, यूनिट क्या होती है, डायप्टर। सो कॉन्वेक्स लेंस में कैसा होगा, पॉजिटिव पावर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हम लोग कैसा लेके चल रहे थे, प्लस का, तो इसका जो पावर होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो कॉन्केव लेंस में कैसा होगा, फोकल लेंथ वहां पे नेगेटिव में हम लोग लेके चल रहे थे क्योंकि बिफोर था, तो इसका भी पावर कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। एक क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। सो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग बोलते हैं 1/f, और फोकल लेंथ किस में रखना है अपने को, मीटर में, तो इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो इसको सॉल्व करना आप, और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है। पावर का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है 1/f, और फोकल लेंथ हमको किस में रखना है, यहाँ पे मीटर में। तो इस 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे, तो मुझे पावर बताना है यहाँ से, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए। नेक्स्ट ह्यूमन आई। अब देखो ह्यूमन आई में क्या है, आइरिस है, लेंस है, प्यूपिल है, कॉर्निया है, ठीक है। जो इस इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, स्केलेरा है यहाँ पे, ये सिलिरी बॉडी है, ये नहीं पूछता है नॉर्मली, रेटिना इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल नर्व्स है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है केवल हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन आई क्या है, इट वर्क्स लाइक अ कैमरा। आई लेंस फॉर्म्स इमेज, कहाँ पे इमेज बनता है, रेटिना पे, और कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। क्यों, क्योंकि ये एक तरीके से कॉन्वेक्स लेंस की तरीके से काम करता है। ब्रेन क्या करेगा, इंटरप्रिटेट करेगा इमेज को, करेक्ट करके उसको समझना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आता है कॉर्निया। तो जो कॉर्निया होता है यहीं से 80% लाइट हमारी क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। यानी सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्शन करता है वो कौन करता है, कॉर्निया करता है। तो कॉर्निया होता क्या है, ट्रांसपेरेंट कर्व्ड फ्रंट सरफेस ऑफ द आई, इट अलाउ लाइट एंटर थ्रू द
आईज प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन। नियर अबाउट 80% रिफ्रैक्शन कहां से हो जाता है, इसी कॉर्निया से ही हो जाता है। ठीक है, अब देख रहे होगे इसमें ये है कॉर्निया। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द आई। तो कॉर्निया क्या होता है ये समझ लिया हमने। नेक्स्ट बात करते हैं आइरिस की। तो देखो इसमें आइरिस क्या होता है, इट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। ये जो दिख रहा है ना ये पूरा, दिस वन इज आइरिस। ठीक है, यहां से यहां तक, इसी की वजह से जो कलर होता है आईज का वो डिसाइड होता है। ब्लू कलर है, ग्रे कलर है, ब्लैक कलर है, वो सब इसी की वजह से होता है। ठीक है, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, यानी ये जो प्यूपिल होता है इसी की साइज को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू द आई, यानी यही रेगुलेट करता है कि कितना लाइट जो है वो हमारी आई से एंटर करेगा। जैसे देखो बहुत सन होता है तो हम क्या करते हैं, इसको ये बहुत छोटा हो जाता है, यानी अगर ज़्यादा लाइट इसमें से पास होगा तो वो क्या करेगा, हमें रेटिना को जाके डैमेज कर देगा। इसलिए लाइट के अमाउंट को कंट्रोल कौन करता है, आइरिस ही कंट्रोल करता है। ठीक है, इट गिव्स द कलर्स टू द आइज, यानी ये हमारे आइज को कलर भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट प्यूपिल, देखो ये पोर्शन जो है यही है हमारा प्यूपिल। ठीक है, इट इज ए स्मॉल ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। ठीक है, इट अपीयर्स ब्लैक, ये ब्लैक ही होता है सबका। कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, यानी जो आइरिस था उसने इसको बोला कि भाई तुम अपने साइज को छोटा कर लो ताकि ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट अंदर ना मूव कर पाए, जिसकी वजह से रेटिना डैमेज ना हो। ठीक है, बिकम्स स्मॉलर इन द ब्राइट लाइट एंड लार्जर इन द डिम लाइट। तो डिम लाइट जब होगी तो क्या होगा, लार्जर हो जाएगा, जब बहुत ब्राइट होती है तो बहुत छोटा हो जाता है ये। नेक्स्ट है हमारा आई लेंस। आई लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक कॉन्वेक्स लेंस की तरीके से काम करता है। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं भी हो तो ये हमारे आई को इस तरीके से एडजस्ट कर देता है ना कि हमारी जो, हम एक ही जगह से बैठ के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक कॉन्वेक्स लेंस होता है। फोकसेस लाइट ऑन दी रेटिना, कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। क्यों, क्योंकि हम एक ही जगह से बैठ के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, जस्ट बिकॉज कि जो ये अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है ताकि इमेज कहाँ बने, रेटिना पे ही बने हमेशा। ठीक है, हेल्प्स इन द क्लियर विजन ऑफ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिलेरी मसल। ये क्या करते हैं, ये आई लेंस को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, अब देखो ये है हमारा सिलेरी मसल्स, ये क्या करेगा, इस आई लेंस को होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, मसल्स होता है विच अटैच टू द आई लेंस। ये क्या करता है, चेंज द कर्वेचर ऑफ लेंस, यानी लेंस का जो कर्वेचर था, जो एडजस्ट हो रहा था डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वो कौन कर रहा था, वो सिलेरी मसल ही कर रहा था। इट हेल्प्स इन एकोमोडेशन। एकोमोडेट करना मतलब क्या हो गया, कि हमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऑब्जेक्ट को एक ही जगह बैठ के दिखा रहा है ये, यानी ये एडजस्ट कर लेता है खुद को। ठीक है, अलाउ आई टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट रेटिना। अब सारा इमेज कहां बनाने की बात हो रही थी, रेटिना पे। ये सारे लोग जो काम कर रहे थे वो किसके लिए काम कर रहे हैं, रेटिना के लिए तो काम कर रहे हैं। सिलेरी मसल एडजस्ट करा रहा है फोकल लेंथ ताकि इमेज कहां बने, रेटिना पे। आयरिस कंट्रोल कर रहा है लाइट की इंटेंसिटी को प्यूपिल के थ्रू, ताकि ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी जो है वो इस पे फॉल ना करे। तो रेटिना क्या है, इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन एट द बैक ऑफ द आई। इट कंटेन्स रॉड्स एंड कोन्स। अब रॉड्स एंड कोन्स का यूज कहां होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है, जैसा कि कॉन्वेक्स लेंस से बनता है। ठीक है, इट सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन। जब इमेज बनेगा तो ब्रेन को बता देगा, ब्रेन क्या करेगा, उसको इंटरप्रिटेट करेगा, इन्वर्ट करके देख लेता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि ऑब्जेक्ट कोई है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टिकल नर्व। तो रेटिना ने तो इमेज बना दिया, लेकिन जो सिग्नल भेजा वो किसकी हेल्प से भेजेगा, तो हमको पता है कि हमारे बॉडी में जो भी सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं वो भी किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू ऑप्टिकल नर्व्स। इट कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन, कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन, ब्रेन इंटरप्रेट्स दी सिग्नल्स एज विजन। ठीक है, अब बात करते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। बहुत बार पूछा गया है, फ्रिक्वेंटली इस पे क्वेश्चन बनता है। तो एकोमोडेशन में क्या हो रहा था कि जो आई लेंस था ये क्या कर रहा था, ऑटो एडजस्ट कर रहा था अपने फोकल लेंथ को। इट इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। वाई, बिकॉज इट अलाउज क्लियर विजन ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस डिफरेंस।
डिस्टेंसेज, डिफरेंट डिस्टेंसेज। तो मतलब अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम एक ही जगह से बैठ के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब जिसमें ये वीक हो जाता है तो उसको क्या लगते हैं, जैसे मुझे दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता तो मुझे ये ग्लास यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरीके से पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। किसके लिए सारा काम हो रहा है, ताकि हम क्लियर ऑब्जेक्ट देख पाए, ठीक है। इट कंट्रोल्ड बाय द सिलेरी मसल्स। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, तो कितने तरीके के डिफेक्ट होते हैं, तो हमने पढ़ा है 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। पहला क्या होता है, मायोपिया। तो मायोपिया को हम लोग नियर साइटनेस भी बोलते हैं। इसमें इसको हम करेक्ट कैसे करते हैं, बाय द कॉन्केव लेंस। मायोपिया में क्या होता है, तो मायोपिया में दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें दूर का तो दिखता है, पास का नहीं दिखता है। तो नॉर्मली ये जो होता है ये किसको होता है, टीनेजर्स को, हम लोगों को होता है। हाइपरमेट्रोपिया जो एज्ड पर्सन होते हैं उनको होता है। और इसको करेक्ट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट प्रेसबायोपिया, जिनको दोनों होते हैं, दूर का भी नहीं देख पाते, पास का भी नहीं देख पाते हैं, जैसा कि हमारे दादा दादी ना, उनको नॉर्मली यही होता है प्रेसबायोपिया। उनमें देखा होगा आपने, दोनों तरीके के लेंस लगे होते हैं, ठीक है। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया करेक्ट कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा लेंस यूज करते हैं, कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ देता है। सो व्हाट इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब देखो डिस्पर्जन क्या दिख रहा है यहाँ से, कि व्हाइट लाइट एंटर की इस प्रिज्म से और उसने क्या किया, उसको 7 कलर्स में स्प्लिट कर दिया। तो दिस फिनोमिनन इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंसिस्टेंट कलर्स। कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर बोलते हैं। ये कब होता है, व्हेन इट पासेस थ्रू प्रिज्म, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। The band of colors obtained is called the spectrum. कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स, विबग्योर, ठीक। दिस हैपेंस बिकॉज डिफरेंट कलर्स बैंड बाय डिफरेंट अमाउंट। ये भी हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या था, कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है, और उसी की वजह से उनकी बेंडिंग भी होती है। तो जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी बेंडिंग ज्यादा होगी, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी बेंडिंग कम होगी, ठीक है। रीजन फॉर डिस्पर्जन, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, वायलेट के लिए, सबसे कम रेड के लिए। यानी जो रेड की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वायलेट। इसी वजह से सबसे कम जो डेविएशन होता है वो किसका होता है, रेड का होता है, और सबसे ज्यादा किसका होता है, वायलेट का होता है। इसीलिए जो वायलेट होता है वो सबसे ज्यादा बेंड होता है और रेड सबसे कम बेंड होता है। तो हमको सबसे ऊपर कौन सा कलर दिखेगा, यहाँ पे रेड दिखेगा, और सबसे नीचे कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे वायलेट कलर। जस्ट बिकॉज कि सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी हो रही है, वायलेट कलर की, क्योंकि उसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा बढ़ रहा है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, लाइट बेंड्स एट 2 सर्फेसेस ऑफ प्रिज्म। हाँ, तो 2 जगह होता ही है। सबसे पहले व्हाइट लाइट एंटर किया, फिर यहां पे एक बार बेंडिंग होगी, फिर यहां पे भी होगी। तो अगर हम डायग्राम बनाए, मान लो किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, तो कुछ ये लाइट यहां से एंटर की, ये यहां से बेंड होगी, फर्दर यहां से बेंड होकर बाहर निकलेगी। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही लाइट है, मान लो ये रेड कलर की है, ठीक है, सिंगल कलर की लाइट लेके चल रहा है, तो ये बेंडिंग हुई इसकी। तो लाइट बेंड होगा तो 2 सर्फेसेस से, ठीक है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या था, तो ये देखो, ये इसकी डायरेक्शन थी, किसकी, इंसिडेंट रे की, और ये रिफ्रेक्टेड रे की डायरेक्शन है। इनको रिट्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, इट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्रेक्टेड रे, या इमर्जेंट रे भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो इमर्जेंट मतलब बाहर आ रही है, तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन के बीच का एंगल है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब कितने एंगल से हमारी लाइट डेविएट हो गई, बेंड हो गई, ठीक है। अब डिस्पर्जन वर्सेस रिफ्रैक्शन पूछा जाता है कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्जन एंड रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन डिस्पर्जन एंड रिफ्रैक्शन। तो समझते हैं, देखो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, इट अकर्स फॉर सिंगल कलर, और ये क्या होता है, एक रे के लिए होता है। ये क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट,
लाइट स्प्लिट हो गई अपने 7 कलर्स में। अकर्स फॉर व्हाइट लाइट मल्टीपल कलर्स होते हैं यहाँ पे। तो डिस्पर्जन और रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये चीज क्लियर रखना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग मतलब क्या हो गया कि हम बोलते हैं कि लाइट आ रही थी, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल था, इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, फिर इसको मैक्सिमम पॉसिबल में डायरेक्शन में रीजनरेट कर दिया, दैट इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जो स्काई का कलर होता है वो ब्लू कलर होता है जस्ट बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर्स मोर। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट की होती है, तो उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। बट स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि लाइट हमारे पास भी तो आनी चाहिए, उसके पास इतनी एनर्जी भी तो होनी चाहिए कि स्कैटर होने के बाद वो हमारे पास तक पहुंचे। तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग हम लोग बोलते हैं ब्लू कलर की क्यों हो रही, क्योंकि हमको वो दिख रहा है। ठीक है, सो ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 2 रिफ्रैक्शन। ठीक, तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पहले ही पढ़ा था, ये रिफ्रैक्शन का कुछ पोर्शन था। अब इसमें से हो सकता है कि जो है हमारा स्कैटरिंग है इससे क्वेश्चन कम बने, बट ह्यूमन आई से क्वेश्चन जरूर आते हैं कभी कभी। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करो और डायग्राम भी बनाओ। तो डायग्राम बनाना सीख लो, उसके जो पार्ट्स हैं वो समझ लो कि कॉर्निया का क्या काम था, रेटिना क्या काम है, प्यूपिल का क्या काम था, आई का क्या मतलब आई लेंस का क्या काम था, और आइरिस का क्या काम है। तो ये चीज़ एक बार को अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, डायग्राम भी बना लेना। देखो फिजिक्स में क्या होता है, हम जितना ज़्यादा डायग्राम बना सकते हैं उतना अच्छा होता है, उस ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक करो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए। अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, नियर अबाउट 22-25 डेज बचे हैं साइंस के पेपर के लिए। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, मैं बीच बीच में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कराता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।